वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक गांधी जी पर वीडियो बना रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर दीजिएगा। तो इसमें गांधी युग की किस तरीके से शुरुआत हुई और फिर किस तरीके से हम लोगों को आज़ादी मिली। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल और को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ से हम लोग किस तरीके से गांधी जी कैसे भारत आए और उन्होंने किस तरीके से कांग्रेस में अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया और कौन कौन से आंदोलन में प्रतिभाग किया, फिर उसके बाद कैसे हम लोगों को जो आज़ादी मिली है, भारत स्वतंत्र हुआ है, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से हम लोग को आज़ादी मिली। तो गांधी जी का किस तरीके से योगदान था। तो गांधी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो गांधी जी थे। तो गांधी जी के पिताजी का नाम क्या था। तो गांधी जी के पिताजी का नाम, गांधी जी के जो पिताजी थे उनका नाम करमचंद गांधी था, ठीक है। और उनके एक दोस्त थे दादा अब्दुल्ला, जो कि गांधी जी के पिताजी के दोस्त थे। तो उनका एक केस चल रहा था डरबन साउथ अफ्रीका में। तो 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद वे लंदन गए। लंदन से फिर 20 साल वो साउथ अफ्रीका में रहे और फिर लंदन से वापस आए, जो अपनी वकालत की पढ़ाई करके फिर बॉम्बे में रहे। तो डरबन के सेंट पीटर्सबर्ग में जब गांधी जी जा रहे थे तो जो उनके पास एक रेल टिकट थी, जिस रेल में वो जा रहे थे, तो वो नस्ल भेद के शिकार हो गए। गांधी जी को जो वहाँ के अंग्रेज थे उन लोगों ने गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया, जबकि उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था। पर फर्स्ट क्लास के टिकट के कारण होने पर भी गांधी जी ने को ट्रेन से उतार दिया। तो गांधी जी ने फिर 1894 में यह सोचा कि जब मेरे साथ नस्ल भेद यहाँ पे हो रहा है तो भारतीयों के साथ साउथ अफ्रीका में तो बहुत ही नस्ल भेद होता होगा। तो 1906 में गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत करी। फिर 2 साल जेल रहे, जोहान्सबर्ग जेल में 2 साल जेल रहे। तो 1883 से 1915 यानी कि 22 वर्ष गांधी जी साउथ अफ्रीका में रहे और वापस कब आए, 1915 में जब वो भारत आए। तो गांधी जी को जो जेल हुई थी, जेल किस कारण हुई थी कि वहाँ पे जो कुछ सत्याग्रह 1906 में की जो उन्होंने शुरुआत करी, तो उन्होंने आइडियाँ जलवा दी थी गांधी जी ने, जहाँ वो जो वहाँ के लोग प्रवासी थे उनकी आइडिया जलवा दी थी। तो उस कारण उनको 2 वर्ष की कैद भी हुई थी जोहान्सबर्ग जेल में, और 22 साल वो साउथ अफ्रीका में रहे और उन्होंने अपनी वहाँ वकालत करी। तो 22 साल बाद जब गांधी जी 1915 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें जब वापस आए, तो राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, इसीलिए 7 से 9 जनवरी हमारे यहाँ 2003 से राष्ट्रीय प्रवासी दिवस घोषित किया गया। तो राष्ट्रीय प्रवासी दिवस इसलिए घोषित किया गया था क्योंकि गांधी जी जो प्रवासी थे वह जब भारत आए थे, तो उस हिसाब से 7 से 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता। फिर गांधी जी ने जो किताबें लिखी थीं उसमें हिंद स्वराज, इंडियन ओपिनियन और हरिजन पत्रिका थी, नवजीवन, गार्ड ऑफ इंडिया। तो ये गांधी जी की कुछ किताबें और पत्रिकाएं थीं। फिर भारत में गांधी जी के गुरु थे, गांधी जी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी अपना गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी को मानते थे और उन्हीं की सलाह पर इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी। तो गांधी जी ने जो कांग्रेस ज्वाइन करी थी वह अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर ज्वाइन की थी। 1916 में साबरमती किनारे आश्रम खोला
और गांधी जी ने 1916 में साबरमती जो नदी है उसके किनारे अपना एक आश्रम खोला जिसे साबरमती आश्रम भी कहा जाता है। तो 1916 लखनऊ के चंपारण में किसान के नेता थे राजकुमार शुक्ला। तो यह किसान नेता थे, चंपारण के किसान नेता थे राजकुमार शुक्ला, जो कि अभी ये हाल ही में लोक सेवा आयोग के पेपर में पूछा भी गया है कि चंपारण के कौन से किसान नेता के कहने पर गांधी जी चंपारण के अधिवेशन चंपारण में आंदोलन में गए थे। तो उसका आंसर है राजकुमार शुक्ला। 1916 में नरम दल एवं गरम दल समझौता हुआ और उसी को लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं। उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे अंबिका चंद मजूमदार, जो कि एसी मजूमदार 1916 के अधिवेशन में रहे। तो चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में पूर्वी बिहार में हुआ और वहाँ पे 3 कठिया व्यवस्था थी कि तीन भाग में नील करनी होती थी, जो 20 भाग का होता था। तो ये बिहार के चंपारण में सत्याग्रह 1917 में गांधी जी ने भाग लिया। फिर नील खेती, इसी को इंडिगो कल्टीवेशन, जो कि चंपारण के सहयोगी कौन कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजहर अल मुख, महादेव देसाई, जे.बी. कृपलानी और ब्रजकिशोर। यह चंपारण आंदोलन की में जो कमेटी थी जो गांधी जी का जिन्होंने साथ दिया था उसमें से ये लोग थे। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि भी चंपारण आंदोलन के बाद ही दी थी गांधी जी को। तो जो गांधी जी को जो महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा ही दी गई थी। और गांधी जी का इसमें विरोध किसने किया था, तो गांधी जी का विरोध इसमें एम.जी. रंगा ने किया था। एम.जी. रंगा ने इसलिए विरोध किया था क्योंकि राष्ट्रीय नेता हो गए थे और ये कहा था कि छोटे मोटे आंदोलन अगर गांधी जी जाएंगे तो देश में फिर कांग्रेस की छवि पर वो पड़ेगा। तो नील की खेती के कारण जो नील में 3 खटिया व्यवस्था थी, इस कारण गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया और अंततः चंपारण आंदोलन में समझाने में गवर्नमेंट को गांधी जी सफल हुए और सफलता पर साथ दिया। तो इन जो सफलता गांधी जी को चंपारण आंदोलन के बाद मिली उससे गांधी जी की बढ़ गई। फिर अहमदाबाद में नील श्रमिकों को गांधी जी के और दूसरे आंदोलन हुए, उसमें अहमदाबाद नील श्रमिकों की हड़ताल पर, तो ये फरवरी 1918 में प्लेग बोनस विवाद पर ये अहमदाबाद नील हड़ताल हुई। 1890 में महाराष्ट्र में एक बीमारी फैली थी 1890 में। तो 1890 में जो प्लेग की बीमारी फैली थी उस समय सरकार जो नील मालिक थे वो बोनस के रूप में पैसा देते थे, पर यह धीरे जब प्लेग ख़त्म हो गया तब भी जो श्रमिक थे उनको बोनस की मतलब उनको बोनस चाहिए ही था। तो इस कारण जब मिल मालिकों ने सरकार से अनुरोध करके बोनस ख़त्म कर दिया तो मिल श्रमिकों ने हड़ताल कर दी। मिल मालिकों ने को बोनस नहीं दिया और बोनस बंद हो गया। फिर अहमदाबाद पहुँचेगा ये लोग मिल मालिक और भूख हड़ताल कर दिए। तो गांधी जी ने फिर वहीं अहमदाबाद मिल श्रमिकों के साथ जाकर वहाँ पे गांधी जी ने भूख हड़ताल कर दी। और फिर भूख हड़ताल करने के बाद गांधी जी ने गांधी जी का अनसुईया बेन जो कि एक बिजनेस फैमिली से थी, तो गांधी जी का अनसुईया बेन ने साथ दिया। फिर क्या हुआ, 35% बोनस दिला दिया और मजदूरों ने केस को कोर्ट गए और जहाँ जो गांधी जी देखिए कोर्ट भी गए और कानून के द्वारा कानून से लड़ाई उन्होंने दिलाया और 35% बोनस मिला, मिल मालिकों को मिल गया। फिर क्या हुआ, उसके बाद आपका खेड़ा सत्याग्रह आया। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के मार्च 1918 में आया। कारण क्या था, सूखे और लगान के कारण, अकाल के कारण जो लगान होता था उसको माफ़ करने के लिए खेड़ा सत्याग्रह में भी गांधी जी ने पार्टिसिपेट
किया। और सहयोगी कौन कौन थे, तो हिंदूलाल याग्निक, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। यही पटेल बंधु बाद में भारत के गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल जी बने। गुजरात मार्च 1918 में, तो छोटे किसान का लगान माफ़ हुआ। इसमें क्या हुआ, जो खेड़ा सत्याग्रह में तो जो छोटे किसान थे उनका लगान पूर्णतः माफ़ करवा दिया गया था, और जो बड़े किसान थे उनको भी कुछ छूट दिलाई। तो यह खेड़ा सत्याग्रह भी इसी तरीके से गांधी जी ने यहाँ भी बहुत ही बहुत ही लोगों का साथ दिया, और सूखे के कारण जो लगान माफ़ करा दिया, तो खेड़ा किसानों ने गांधी जी को बुलाया और दबाव बढ़कर किसान लोगों ने बाकी से हटा लिया गया। तो ये क्या हुआ कि जो बड़े किसानों पर लगेगा बाकी से हट गया था। तो गांधी जी ने यहाँ पर फिर सत्याग्रह किया और लोगों को उनके हक की आवाज़ दिलाई। उसके बाद रॉलेट एक्ट 1905, जो कि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। तो रॉलेट एक्ट क्या था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21, तो इसी को रॉलेट एक्ट को ही काला कानून कहा जाता है। तो वाइसराय उस समय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और फिर सिडनी रॉलेट, जो कि एक ने राजद्रोह समिति कमेटी बनाई, जिसे कि सेडेशन कमेटी कहते हैं। तो क्या था कि जो उस समय जो भारत में 1916 से 21 के बीच बहुत से आंदोलन चल रहे थे, तो जो भारत में गतिविधियां जो बढ़ गई थी, तो उस कारण रॉलेट एक्ट बना। और रॉलेट एक्ट एक ऐसी अनलिमिटेड पावर पुलिस को दे दी गई थी जिसमें नो वकील, नो दलील और नो अपील। तो रॉलेट एक्ट में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि कौन से कानून में, तो नो वकील, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं। और फिर गांधी जी ने सत्याग्रह सभा बुलाई और गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को इसमें आंदोलन किया। तो स्वामी श्रद्धानंद, जो कि देशव्यापी सत्याग्रह के थे, उन्होंने आर्य समाज वालों ने, स्वामी सत्यानंद ने आर्य समाज के थे, उन्होंने टैक्स लोगों से मना कर दिया कि आप टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है, रॉलेट एक्ट के विरोध में। फिर पंजाब के 2 नेता थे, पंजाब कांग्रेस के सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। ये पंजाब के 2 नेता थे, तो इनको पलवल में हिरासत में ले लीजिए। इन्होंने साबरमती इन्होंने अमृतसर में एक मीटिंग पे जा रहे थे, तो इनको हिरासत में ले लिया गया। फिर क्या था कि इन लोगों ने एक गांधी जी से कहा था कि आप यहाँ पर अमृतसर में आइए और सत्याग्रह में भाग लीजिए। पर क्या था कि 13 अप्रैल को 1919 को जलियांवाला बाग कांड हो गया था। 13 अप्रैल जो 1919 बैसाखी का दिन था, 3 नेता गिरफ्तार हुए। गांधी जी प्लस सैफुद्दीन किल्चू और डॉक्टर सत्यपाल। तो अमृतसर के जलियांवाला बाग कांड में सभा चल रही थी। तब अमृतसर में हेड ऑफ पुलिस था माइकल ओ डायर, जो कि एसएसपी था उस समय का, और आर डायर को बुलाया। तो माइकल ओ डायर ने आर डायर को बुलाया, इसी को जनरल डायर बोलते थे। इसने इसको बुलाया और इसने अमृतसर में जो धारा 144 लगी हुई थी, तो आर डायर वहाँ पहुँचता है जहाँ पे ये सभा चल रही थी, और वहाँ पे एक कुआं भी था। तो जो 2 भीड़ थी, भीड़ पर इसने आर डायर ने गोली चलवा दी, और गोली चलने के कारण 1000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई, और कुछ लोग कुएं में कूद गए जिनकी दम घुटने से मृत्यु हो गई। तो 1882 में फिर क्या हुआ कि इसी कारण जो नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, गुरुदेव, इन्होंने अपनी उपाधि त्याग कर दी, और जांच के लिए जलियांवाला हत्याकांड के लिए एक आयोग बना। तो उस आयोग का नाम था हंटर आयोग। हंटर आयोग का गठन हुआ, इसमें 8 सदस्य थे, जिसमें 4 भारतीय थे, 4 अंग्रेज थे। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो जांच समिति बनी, उसकी आयोग को हंटर आयोग कहते हैं। इसमें भारतीय में लोगों में जांचकर्ता में चमनलाल सीतलवाड़, सुल्तान अहमद, जगत नारायण तथा सरदार शाहबाज थे। तो क्या था कि मार्च 1920 में जो
हंटर कमेटी बनी। इसके उपाध्यक्ष का नाम हंटर आयोग कमेटी, इसीलिए मतलब लॉर्ड हंटर इसका अध्यक्ष था और इसी के कारण इस कमेटी का नाम हंटर आयोग था। फिर मार्च 1920 में डायर, इन लोगों ने कमेटी ने जो कमेटी का रिज़ल्ट निकला उसमें बताया गया कि 369 लोग मारे गए, जबकि मरे 1000 से ज़्यादा थे। तो यहाँ संख्या कम दिखाई गई और डायर को बचा लिया गया। पर मार्च 1920 में डायर निर्दोष और दबाव के कारण फिर ब्रिटेन पर दबाव बना और दबाव के कारण डायर को वापस बुला लिया गया। तो ब्रिटेन जब ये डायर जाता है तो वापस गया, तो उसके सम्मान में इसको हाउस ऑफ लॉर्ड, जो कि वहाँ की ब्रिटेन की राज्यसभा है, इसमें इसको उपाधि दी गई। 1940 में डायर को सरदार उधम सिंह ने मार दिया और इसी को फिर उसके बाद सरदार उधम सिंह को भी फांसी हो गई। तो माइकल ओ डायर की हत्या कर दी और उसके बाद ये हमारा माउंट चेम्सफोर्ड सुधार, माउंट चेम्सफोर्ड 1919 गवर्नमेंट एक्ट आया, जिसमें सचिव माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड जो सचिव थे उन्हें वाइसराय कर दिया गया, इसी को कहा जाता है। तो ब्रिटिश पीएम कौन थे? ब्रिटिश पीएम थे डेविड लॉयड जॉर्ज। प्रांतों में द्वैध शासन की बात करते थे, तो जो द्वैध शासन है, द्वैध शासन को ही हम लोग माउंट चेम्सफोर्ड सुधार गवर्नमेंट एक्ट 1919 बोलते हैं। इसमें क्या है, राज्य और केंद्र में डबल शासन होगा। केंद्र के पास रक्षा, विदेशी वित्त मामले और आयात निर्यात रहेगा तथा प्रांतीय विषय में जैसे लोकल जो केंद्रीय और जो स्टेट होगी, स्टेट के पास शांति व्यवस्था कंट्रोल करने के लिए दिया जाएगा। राज्य सरकार होगा कानून बना सकती है, लोकल राज्य सरकार कानून बना सकती है। और स्थानीय शासन, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, इनको तो इन लोगों को दो सूची में बांट दिया गया, हस्तांतरित सूची और एक आरक्षित सूची। फिर डुअल गवर्नमेंट एक्ट, इसी को ये 1919 एक्ट ये 1924 में ये ख़त्म हो गया। 1923 में इलेक्शन हुए और स्वराज पार्टी का गठन हुआ। लोक सेवा आयोग भी ICS एग्ज़ाम कराने के लिए ब्रिटेन यहाँ भारत में एग्ज़ाम भी हुआ 1923 में, उसी के साथ इलेक्शन भी हुए। फिर खिलाफत आंदोलन क्या था? तुर्की के सुल्तान खलीफा की जो बेइज्जती हुई थी उस कारण खिलाफत आंदोलन बना, उसमें हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना गया। 1919 सितंबर में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी बनी और 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस घोषित किया गया। इसके नेता कौन थे? इसके नेता थे अली बंधु थे, जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली, इसके दो नेता थे। दिल्ली में गांधी जी से भी ये लोग जुड़े, प्रचार के लिए गांधी जी को भी बुलाया। और अल हलाल न्यूज़पेपर अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने इसी खिलाफत आंदोलन पर बनाया। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, हकीम अहमद खान और अब्दुल बारी, इसमें 3 लोग सदस्य समिति में थे, क्योंकि खिलाफत आंदोलन की कमेटी बनी थी। फिर तुर्की में इलेक्शन चले और कमाल पाशा ने खलीफा पद को ही समाप्त कर दिया और तुर्की एक सेकुलर राज्य बन गया, देश बन गया, और उसी कारण फिर खिलाफत आंदोलन भी ख़त्म हो गया। तो चलिए 1920 से 1922 के बीच में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे आते हैं। 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 को यह समाप्त हुआ। कारण क्या था? जलियांवाला बाग और स्वराज के कारण और स्वराज की प्राप्ति। तो 1920 में कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय, जो शिक्षा से बहिष्कार किए। तिलक स्वराज फंड बनाया और जमनालाल बजाज राय बहादुर की उपाधि छोड़ दी। केसरे हिंद की उपाधि छोड़ी गांधी जी ने और पेपर में बोला कि 7 दिन के अंदर स्वराज नहीं तो आंदोलन हो जाएगा। फिर 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है, जो कि गोरखपुर में होता है, और इसमें एक थाने में जला दिया, जिसमें 22 पुलिस सिपाहियों को जला दिया गया था, जिस कारण गांधी जी थोड़ा अहिंसावादी थे, तो उन्होंने फिर इसकी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट
को वापस ले लिया और बंगाल में सबसे ज़्यादा बहिष्कार हुआ और मुंबई में भी बहिष्कार हुआ। तो 10 मार्च 1922 को 6 साल की सजा हुई। फिर स्वराज पार्टी का गठन होता है। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में होता है। CR दास और मोतीलाल नेहरू जो कि परिवर्तनवादी नेता थे, और विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय चुनाव में, इन लोगों ने जब चुनाव लड़ा तो 105 में 42 सीटें जीत गई स्वराज पार्टी। तो विट्ठल भाई पटेल को विधानसभा स्पीकर इसी कारण बनाया गया। और कांग्रेस ने इस चुनाव में भाग नहीं लिया था। फिर गांधी जी ने 1924 में आखिरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो गांधी जी जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने वो आखिरी बार 1924 में बने। 6 नवंबर 1924 को गांधी प्लस CR दास समझौता हुआ और कांग्रेस को एक साथ समर्थन करेगी। तो CR दास समझौता इसी को कहते हैं। गांधी और CR दास का समझौता 1924 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ उसी में हुआ। फिर बेलगाम अधिवेशन में कांग्रेस गांधी जी के अध्यक्ष बने। 1924 कर्नाटक में जो बेलगाम अधिवेशन हुआ उसी में गांधी जी आखिरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और फिर गांधी जी ने जो अचानक फैसला वापस ले लिया था, इसी को सेकंड फेज ऑफ द रिजल्ट ऑफ क्रांतिकारी आंदोलन का जब दूसरा चरण चालू हुआ तो 1924 से सच्चिदानंद सान्याल ने, जो कि बंदी जीवन किताब उन्होंने लिखी थी, इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी बनाई। HRA या एसोसिएशन भी कहा जाता है। इसमें जो पार्टिसिपेट किया राम प्रसाद बिस्मिल, इन्हीं ने शायरी की थी कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। चंद्रशेखर आज़ाद जी जुड़े और जोगेंद्र चटर्जी भी जुड़े। फिर सशस्त्र क्रांति, इन लोगों ने नारे मतलब जो अपनी बात बताई, सशस्त्र क्रांति से हम लोग अग्रिम सरकार ब्रिटिश सरकार समाप्त कर देंगे, संघीय गणराज्य की स्थापना करेंगे और राजनीतिक लूट करेंगे, जिसमें कि सरकार को लूटना है, संयुक्त भारत को, हम लोगों को गणराज्य की स्थापना करनी। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती, जिसको कि काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान कहा गया है, अब चेंज हो गया है। लखनऊ के सहारनपुर रूट पर 8 डाउन ट्रेन एक जा रही थी। चेन पुलिंग के कारण काकोरी ट्रेन को लूट लिया गया, जिसमें 40 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें 4 लोगों को फांसी दी गई। तो 4 लोगों को फांसी दी गई और HRA यहीं पे 1925 में ख़त्म हो गई, जिसमें कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लहरी और रोशन लाल, जिसमें कि राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई, अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद में, राजेंद्र लहरी को गोंडा में तथा रोशन लाल को प्रयागराज में। फिर 1928 के सेकंड फेज स्टार्ट होता है, जिसमें HSRA का गठन हुआ, जिसको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी कहा गया। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद इसके अध्यक्ष थे और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। भगत सिंह जुड़े और भगत सिंह ने नौजवान सभा अपनी बनाई। लाला लाजपत राय की मौत का कारण भगत सिंह जी ने लिया और सैंडर्स की हत्या कर दी। तो लाला लाजपत राय लाठीचार्ज में घायल हो गए थे जब उनकी मृत्यु हो गई, तो उन्हीं का जो बदला भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या करके ले लिया था, जिसमें कि केंद्रीय विधान मंडल में 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बंटेश्वर दत्त ने वंदे मातरम का नारा लगाकर बम फेंक दिया था। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में HSRA के 24 लोगों को पकड़ा गया, जिसमें फिर भगत सिंह जी को फांसी भी हुई और सैंडर्स की हत्या पर केस चला भगत सिंह जी पर, और यहाँ पे HSRA ख़त्म हो गई। तो जतिन दास 63 दिन भूख हड़ताल किए थे। 23 मार्च एक काला दिन था, जिसमें कि 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को तीनों को एक साथ फांसी दे दी गई थी। और उससे कुछ दिन पहले 27 फरवरी को चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने HSRA गठन किया था, उन्होंने क्या किया था, एल्फर्ड पार्क है इलाहाबाद में, उसमें जब वो अंग्रेज़ उनको पकड़ने गए तो उन्होंने आज़ाद खुद मुँह से बोला कि आज़ाद आज़ाद ही रहेगा, आज़ाद को कोई नहीं पकड़ पाएगा, और चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को गोली मार ली, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को फांसी दी गई और HSRA यहीं से फिर समाप्त हो गया। फिर 1922 के बाद का बंगाल, तो बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन
जो चल रहे थे। अनुशासन समिति कलकत्ता में वीरेंद्र घोष जो कि भवानी मंदिर के थे, और अश्विनी कुमार दत्त, और गुप्त संगठन था मणिकुतुल्ला पार्टी के। तो सीक्रेट युवा को काली पूजा करने के लिए वीरेंद्र घोष मोटिवेट करते थे। तो मणिकुतुल्ला पार्टी उन्होंने बनाई। फिर खुदीराम बोस 22 साल की उम्र में फांसी हुई, जो कि सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी थे। फिर खुदीराम बोस फांसी पाने वाले सबसे कम उम्र के थे। प्रफुल्ल चाकी को भी फांसी हुई। इन लोगों ने D.H. किंग्सफोर्ड जो कि एक जज था उस पर बम फेंका और वह बच गया। खुदीराम को फांसी हुई। और 18 अप्रैल 1930 को चटगांव सत्याग्रह लूटकाट में मास्टर सूर्यसेन को भी फांसी हुई। इनके सहायकार थीं कल्पना दत्त, प्रीतिलता वाडेकर और अवंतिका चक्रवर्ती। फिर ये शिष्य थीं। वहीं वर्दी पहनकर लूटा और तिरंगा फहरा दिया। अस्थायी सरकार बनाई। तो यूरोपियन क्लब के भी लोग मेंबर थे। 1922 से 1930 में अंग्रेज़ों की सबसे ज़्यादा हत्याएं हुई। तो मैक्सिमम जो पीरियड था 1922 से 30 में अंग्रेज़ों के साथ जो भारत में अंग्रेज़ों की अत्यधिक हत्याएं हुई, क्योंकि 2929 में ब्रिटिश राज में 1929 में ब्रिटेन में चुनाव होने थे। तो इन लोगों ने क्या किया कि 3 फरवरी 1927 में साइमन कमीशन को भेज दिया। जो 1919 एक्ट था उसी पर ये लोग हर 10 साल में वो करते थे कि किस तरीके से सरकार भारत में चल रही। तो साइमन कमीशन आयोग समीक्षा करने के लिए भारत आया। जॉन साइमन उसका नाम था। फिर 7 सदस्य आयोग को वाइट कमीशन बना दिया। तो इसमें एक भी भारतीय नहीं था। तो कांग्रेस के उस समय के अध्यक्ष थे M.A. अंसारी मद्रास अधिवेशन के। तो स्वागत जब ये साइमन कमीशन आया तो गो बैक साइमन के कांग्रेस वालों ने नारे लगाए। फिर लाला लाजपत राय इसी दौरान जब साइमन कमीशन आया था तभी घायल हो गए थे, और भगत सिंह ने इनका बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या कर दी थी। और अंत में भगत सिंह जी को भी फांसी इन्हीं दी गई। और 1919 की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन आया, जिसमें कि 3 राउंड टेबल की रिपोर्ट, जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो वापस गया, तो 3 राउंड टेबल ब्रिटेन में चले, जिसमें कि 3 राउंड टेबल में कांग्रेस ने प्रथम राउंड टेबल में भाग नहीं लिया और 2 राउंड टेबल में भाग लिया, जिसमें तीनों राउंड टेबल में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों राउंड टेबल में भाग लिया। फिर नेहरू रिपोर्ट, जो कि मोतीलाल नेहरू द्वारा आई 1928 में, जिसमें डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। और विरोध जो इन नेहरू रिपोर्ट का किया तो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट का खूब विरोध किया। तो यहाँ भी बात नहीं बनी। और फिर उसके बाद जिन्ना ने 14 सूत्रीय फार्मूला रख दिया 28 मार्च 1919 को नेहरू रिपोर्ट में। तो नेहरू रिपोर्ट का विरोध के लिए आया, तो जिन्ना ने भी नेहरू रिपोर्ट का खूब विरोध किया। फिर कांग्रेस को पूर्ण स्वराज की मांग। तो 31 दिसंबर 1929 में लाहौर के रावी नदी किनारे अधिवेशन हुआ, जिसमें नेहरू ने आने वाली 1930 से 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, और सिविल डिसओबीडियंस संविज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ। इसमें गांधी जी ने दांडी मार्च, साबरमती आश्रम 78 लोग से धीरे करके नमक सत्याग्रह स्टार्ट किया, और 12 मार्च 1930 को यह दांडी 78 लोग से 24 दिन यात्रा की, जिसमें कि 6 अप्रैल समुद्र किनारे पहुंचकर नमक को लेकर लाखों लोग आगे मतलब नमक को कानून तोड़ दिया। फिर गोलमेज सम्मेलन आपकी 1930, 1931, 1932 में हुआ, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन से भी की थी, और नमक का कानून तोड़ा। नमक की फैक्ट्री लूटी, और कहाँ पे, दुधाराम और वाडला में। तो खान अब्दुल गफ़ार खान ने आंदोलन चलाया, लाल कुर्ती आंदोलन चलाया। उधर लंदन में गोलमेज सम्मेलन चल रहा था 5 मार्च 1931 को। तब गांधी जी इरविन समझौता पूना पैक्ट हुआ, और गांधी जी फिर लंदन जाते हैं, जो कि वहाँ भी कोई ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई। 32 में दोबारा आंदोलन करते हैं, और तो जब वापस आते हैं फिर 1932 में गांधी जी फिर आंदोलन करते हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सरोजिनी नायडू जी ने किया था। फर्स्ट राउंड टेबल में 89 सदस्य गए थे, सेकंड राउंड टेबल में 31 तथा थर्ड राउंड टेबल में 12 से 46 डेलीगेट्स गए थे।
एच.जी. कानिया 3 गोल सम्मेलन से 1935 गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया बना। तो जो 3 गोल मेज सम्मेलन चले उसी से भारत का 1935 गवर्नमेंट एक्ट इंडिया बना है। और 3 गोल तीनों सम्मेलनों में B.R. अम्बेडकर जी ने तीनों ने भाग किया। 1935 गवर्नमेंट एक्ट 3 गोल मेज सम्मेलन से ही बना है। 1937 में चुनाव इलेक्शन हुए और सिंध में फिर 1937 में भारत में चुनाव होते हैं और उसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट इस बार करती है। सिंध और बम्बई को छोड़कर सिंध को और बंगाल को छोड़कर हर जगह कांग्रेस की 11 राज्यों में 3 में गठबंधन और 8 में कांग्रेस ने अपनी पूर्ण स्वराज अपनी सरकार बनाई, जिसमें मद्रास में सी राजगोपालचारी, बिहार में श्री कृष्ण, उड़ीसा में वी.एन. दास जो कि यूनाइटेड प्रोविंस है, ये गोविंद वल्लभ पंत जो कि यूपी है, मध्य प्रांत मतलब मध्य प्रदेश जिसमें कि N.B. खरे और रविशंकर शुक्ला की सरकार बनी। और बंगाल में मुस्लिम लीग के फजल उल हक और सिंध में सिकंदर हयात खां की सरकार बनती है। फिर क्या होता है कि ये 28 महीने बाद कांग्रेस पर दोबारा से सभी इस्तीफ़ा दे देते हैं और 1939 में जो वर्ल्ड वॉर हो रही थी उस समय, तो ब्रिटेन कह रहा था कि भारत वर्ल्ड वॉर में सैनिकों से सहायता चाहती थी। इसी कारण फिर जहाँ 1937 में जो गवर्नमेंट बनी है वो 28 महीनों में सबने इस्तीफ़ा दे दिया और ब्रिटेन का साथ नहीं दिया वर्ल्ड वॉर पे। तो कांग्रेस में त्रिपुरी संकट हुआ और 1908 में हरिपुर गुजरात और वो सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे। तो उस समय जो कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था उसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनते हैं और राष्ट्रीय नियोजन समिति के बनती है, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू 1938 में हरिपुरा में चेयरमैन 1938 में अधिवेशन बनते हैं। तो राष्ट्रीय नियोजन समिति जो बनती है उसके चेयरमैन 1938 में जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। 1939 में दोबारा कार्यकाल में त्रिपुरी MP में सुभाष चंद्र बोस दोबारा खड़े जाते हैं। और पर क्या होता है कि गांधी जी के एक चेले थे पाट्टी सीतारमैया जो कि हार जाते हैं। तो गांधी जी ने उस समय कहा था कि यह जो अपना कैंडिडेट ये इनकी गांधी जी की व्यक्तिगत हार है। और इसी कारण फिर क्या होता है, बाद में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस छोड़ देते हैं और अपनी अलग फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर अध्यक्ष बन जाते हैं। जैसे सुभाष चंद्र छोड़ते हैं तो राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बन जाते हैं कांग्रेस के। और फिर क्या होता है कि 1940 में अगस्ता प्रस्ताव आता है। अगस्ता प्रस्ताव जो कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौते के लिए 8 अगस्त को आता है अगस्ता प्रस्ताव। फिर लॉर्ड लिथियो वायसराय थे उस समय। युद्ध के बाद वो ये कहते हैं अगस्ता प्रस्ताव में कि विश्व युद्ध के बाद हम लोग संविधान निर्माण बनाएंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सभा में होगा निर्माण। पर क्या होता कि अगस्ता प्रस्ताव पे भी कोई गारंटी नहीं मिली और ये जो गांधी जी कहते हैं कि दिस इज़ नॉट द गारंटी और नहीं मिली और दरवाजे में एक कील के समान है। तो युद्ध सलाहकारी तो मतलब बात नहीं बनती है। मुस्लिम लीग को भी चाहिए था कि पाकिस्तान का निर्माण हो, पर उस जो अगस्ता प्रस्ताव आया था उसमें ऐसी कोई बात नहीं कही थी। तो जिन्ना भी पीछे हट जाते हैं। वायसराय कार्यकारी में भारतीयों की संख्या बढ़ेगी। तो जवाहरलाल नेहरू ने मना कर दिया और अगस्ता प्रस्ताव JL नेहरू ने भी मना कर दिया। मुस्लिम लीग पाकिस्तान देश की अलग मांग कर रहा था। तो वो फिर 1940 में मुस्लिम लीग ने एक अधिवेशन किया है। फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह 7 अक्टूबर 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह के तहत सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी थी। भारतीय साथ नहीं दे रहे थे। USA ने थोड़ा दबाव बनाया। तो फिर क्या था कि इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में गांधी जी ने भावनगर आश्रम में सत्याग्रह की शुरुआत करी। वहीं सत्याग्रह में विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मदत्त थे। फिर दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, पर दिल्ली चलो आंदोलन यही व्यक्तिगत सत्याग्रह का है, जिसमें कि 25,000 कांग्रेसियों को जेल भेजा गया था। वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन में भारतीय साथ नहीं दे रहे थे और USA, ऑस्ट्रेलिया और चाइना ने थोड़ा ब्रिटेन पर दबाव बनाया। तो PM चर्चिल ने क्रिस्प को फिर भारत भेजता है। तो यहीं से क्रिस्प मिशन की शुरुआत होती है। 22 मार्च 1942 क्रिस्प भारत पहुंचते हैं। उस समय मार्क क्रिस्प ही चेयरमैन होते हैं। भारत को डोमिनियन
और जितनी जल्द युद्ध समाप्त हो जाएगा संविधान निर्माण की सभा कर देंगे और कार्यकारिणी परिषद का भी गठन करेंगे युद्ध के बाद। तो अलग अलग मांग के कारण पर फेल हो गया। इसमें पाकिस्तान की अलग मांग थी और नेहरू जी गांधी जी का सब अलग था। तो गांधी जी चाहते थे कि देश बंटवारा ना हो, पर जिन्ना अड़े हुए थे और फिर लास्ट में फिर वो बंटवारा हो ही जाता है। गांधी जी ने 3 टिप्पणी करते हैं कि ये जो क्रिप्स मिशन है ये पोस्ट डेटेड चेक टाइप का है ऑफ द फेलिंग बैंक। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होता है। क्विट इंडिया मूवमेंट, अगस्त रेवोल्यूशन इसे कहते हैं। वर्धा में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के आश्रय में गांधी जी को बुलाया और उस समय आ गया है आंदोलन करने का। तो 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो का प्रस्ताव क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास होता है। और 9 अगस्त को, क्योंकि गांधी जी दबावकारी नेता थे और उन्होंने सब पे दबाव बनाकर 1942 में डू और डाई की सिचुएशन ला दी, करो या मरो। भाषण के दौरान गांधी जी ने बहुत तगड़ा बोला और 9 अगस्त रात 10 बजे ऑपरेशन जीरो आवर स्टार्ट होता है, जिसमें कि गांधी जी, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी इनको पकड़ ले। तो आगा खां पैलेस में ही कस्तूरबा गांधी की मृत्यु भी हो जाती है और गांधी जेपी को हजारीबाग में और जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर में नज़रबंद कर दिया गया। तो गांधी जी उपवास करते हैं। 7 मार्च को कस्तूरबा गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। जयप्रकाश जी फरार हो जाते हैं। उषा मेहता एक गुप्त रेडियो चलाती हैं जिसमें कि जयप्रकाश नारायण ही उसका संचालन करते हैं, लोहिया जी करते हैं। तो भूमिगत रहकर रेडियो का और उसमें आज़ादी के लिए। तो उस समय उषा मेहता एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी जो कि उन्होंने एक सीक्रेट रेडियो बनाया था। समांतर सरकार, पैरेलल सरकारें चलने लगी, जिसमें बलिया में चित्तू पांडे ने पैरेलल सरकार बनाई, सतारा में वाई चौहान महाराष्ट्र में तथा तामलुक परगना में जातीय सरकार। बंगाल में 17 सबसे लंबे समय तक सरकार चली। गवर्नर कौन थे उसमें CR फार्मूला आया। फिर जुलाई 1944 में CR फार्मूला, जिसे कि चक्रवर्ती राजगोपाली फार्मूला कहा जाता है। जिन्ना को बुलाया गया, गांधी जी को बुलाया गया, जिसमें गांधी जी ने जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि भी दी। पर यह भी यहाँ पे चक्रवर्ती फार्मूला भी फेल हो जाता है और सिया दास फार्मूला 1945 फेल हो जाता है। वेवल प्लान, शिमला प्लान करते हैं। फिर डिवाइड एंड क्विट, तो जो मुस्लिम लीग, जो जिन्ना कहता है कि डिवाइड करो और भाग जाओ, पर यहाँ पे भी बात नहीं बनती। 1945 शिमला सम्मेलन होता है। लॉर्ड वेवल आते हैं, शिमला समझौता कराते हैं और इसमें 16 डायरेक्ट एक्शन मुस्लिम लीग दंगे हुए और बंगाल में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई। इसमें फिर दंगे हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान बंगाल में होता है। कैबिनेट मिशन 1946 में आता है। 3 सदस्य होते हैं, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टीफोर्ड क्रिप्स होते हैं। इसी को कैबिनेट मिशन कहते हैं। 24 मार्च 1946 को भारत आता है, जिसमें कि क्रिप्स मिशन के आधार पर संविधान सभा का चुनाव करना था। 296 सीट कांग्रेस टोटल सीट थी संविधान सभा में, जिसमें कि 208 कांग्रेस को मिली और 73 मुस्लिम लीग को मिली। 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा ने फर्स्ट बैठक स्पीकर की। 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास होता है और तीसरी बैठक में नेहरू द्वारा होती है। फिर माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947, माउंटबेटन ही भारत के विभाजन के लिए आए और वल्लभ भाई पटेल ने फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1946 को पारित करवाया। विभाजन हो गया और भारत पाक विभाजन हो गया। तो जो भारत पाक विभाजन को ही माउंटबेटन प्लान कहते हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा ये पारित होता है 18 जुलाई 1947 को। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 15 अगस्त 1947 को, जो कि भारत में 12 बजे रहा था और जिस समय पारित इंग्लैंड में हुआ था तो उस समय 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान में हो रहा था। तो दोनों में आधे घंटे का फ़र्क था। तो रियासतों को भी शामिल कर लिए। तो ऐसी 3 रियासत, तो गुजरात की जूनागढ़ जो कि जनमत द्वारा हो गई, फिर हैदराबाद ऑपरेशन पोलो द्वारा और जम्मू कश्मीर विलय पत्र द्वारा इनको भारत में विलय कर लिया गया। तो इस तरीके से हम लोगों को यहाँ तक टोटल स्वतंत्रता जो रेजोल्यूशन चला। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर देखिए। देखो बहुत बेसिक मैंने बताया है, कोई बहुत ख़ास नहीं मैंने बताया है। नॉर्मल अगर किसी को समझना हो तो ये वीडियो देख सकता है। बाकी पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, हिस्ट्री बहुत बड़ी है। 40 मिनट में मैंने बस हल्का फुल्का आपको जानकारी दी है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।